आज इस कार्यक्रम में पानी की किल्लत हमारा दूसरा मुद्दा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम जैसे राज्यों में गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन गर्मी के साथ अगर पानी की किल्लत की समस्या हो तो लोगों पर दोहरी मार पड़ती है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है क्योंकि राजधानी और आसपास के शहरों में पानी का एकमात्र स्रोत रातेचू उपनदी में लगे पाइप में विस्फोट हुआ है। अब स्थानीय प्रशासन को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। ये समस्या खत्म होगी कहा नहीं जा सकता। असम के डिमा हसाओ जिले में पानी की किल्लत के बाद पीएचई विभाग ने लोगों को बारिश के भरोसे रहने को कह दिया है। यहाँ हाफलुंग शहर में पिछले 3 महीनों से पानी की आपूर्ति बंद है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पानी के सभी स्रोत सूख गए हैं। जहाँ 35 से 40 लाख लीटर पानी रोज मिल जाता था, वहीं अब मुश्किल से 7 से 8 लाख लीटर पानी का इंतजाम ही हो पा रहा है। पानी की ऐसी किल्लत पहली बार देखने को नहीं मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा हर साल हो रहा है, तो फिर प्रशासन की तरफ से इसका वैकल्पिक रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं सिक्किम से हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी और असम के डिमा हसाओ से कांग्रेस पार्टी के नेता निर्मल लंगठासा और ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन के उत्तम लंगठासा। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम निर्मल लंगठासा और उत्तम लंगठासा के पास जाना चाहेंगे क्योंकि प्रकाश से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है और जैसे ही प्रकाश से संपर्क हो पाएगा तो हम गैंगटोक का हाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले निर्मल लंगठासा के पास जाते हैं। निर्मल लंगठासा कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और डिमा हसाओ से जुड़े हुए हैं। डिमा हसाओ में इतनी बड़ी समस्या, निर्मल लंगठासा आप देख रहे हैं, आप अनुभव भी कर रहे हैं। हर साल ये कहा जा रहा है कि ये समस्या डिमा हसाओ के लोग इस समस्या को झेलते हैं और ख़ास करके हाफलंग शहर काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर पिछले 3 महीने से पानी की किल्लत है। सबसे पहले आप प्रशासन के रवैये को लेकर, प्रशासन के स्थानीय जो इंतजाम होने चाहिए उस पर क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट लाइव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं इसी सिलसिला में बातचीत करने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू कहाँ से करें, क्योंकि ये समस्या ये एक पहले से एक वार्निंग साइंस दे रखा है। ये प्रकृति का साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका नतीजा आज ये है। ये देखिए, हमारा जो हम लोग जो मेन सोर्स ऑफ हम लोग का नदी डिमा हसाओ, सिर्फ डिमा हसाओ का वो एरिया आपके बराइल, वो हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण जो कैचमेंट एरिया है। जितना भी नदी बहता है वहां से शुरू होता। खास करके ऊपर में हम लोग को बड़ा नदी तो नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा नदी से मिलकर आपको झरना से नदी बनता है। लेकिन कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे बारिश अगर होते भी, लेकिन हमारा जो कैचमेंट एरिया में जो वाटर स्टोरेज का कैपेसिटी है जो नेचुरल, वो खासतौर पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है। इसमें दोषी किसको दूं? ये सारा किसी को दोष भी दे नहीं सकता है, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया में ऐसा है कि जो वहां का बाशिंदा लोग है वहां सारा जूमिंग करते हैं और ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत हेक्टर्स, हजारों हेक्टर्स वो जंगल खाली हो गए। लेकिन हम लोग उसको रोक भी कैसे रोक, क्योंकि उन लोग को ऑल्टरनेट कुछ इनकम नहीं। इसलिए ये जिम्मेवारी सिर्फ पीएचई की नहीं। पीएचई देखिए, पीएचई सिर्फ प्रशासन सिर्फ पीएचई को दोषी कराने से नहीं होगा, क्योंकि पीएचई हो गया एक पानी दिलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, लेकिन जंगल की, जमीन की ये और आपकी जो फॉरेस्ट है, सॉइल कंजर्वेशन है, लाइन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, इसको कोई आज तक ऐसा कोई प्लान, कुछ लक्ष्य लेके आज तक काम नहीं किया है। इसका नतीजा आज हम लोग ये भुगतना पड़ रहा है। ये प्लान कौन करेगा? ये प्लान अभी जो आप सबको मालूम है कि ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो जिस स्पीड में हो रहा है जी, आने वाला समय में मैं समझता हूँ इससे भी और हम लोग को बुरा हालत होने जा रहा है। निर्मल जी, ये कहा जा रहा है कि असम सरकार ने इसके लिए भारी भरकम बजट भी दिया है। 121 करोड़ का बजट 2022 में अप्रूव किया गया है।
जो तमाम आप कह रहे हैं बातें जी, तो मुझे जो देखिए, ये बजट देने से भी किसके लिए बजट दिया है? सिर्फ वाटर सप्लाई की, या एफोरेस्टेशन, या आपका ऑल्टरनेट लाइवलीहुड कैचमेंट एरियाज को? क्योंकि कोई इसमें कुछ प्लान नहीं, खासतौर पर कुछ प्लानिंग नहीं, सिर्फ बजट अनाउंस किए, इसमें कुछ स्टडी करके, हाँ, ये जो लंबे लॉन्ग टर्म जो आपका सॉल्यूशन लाएगा उसके लिए दिया ना। मेरे जितनी इंफॉर्मेशन की जो म्यूजियम मिला है, वो दिहामलाई बोल के कुछ है जो एरिया, उससे पंप करके पानी लाएगा। देखो, हम लोग दो चीज देखना है, एक पंपिंग और एक हो गया हम लोग को जो नेचुरल, जो हम लोग को ग्रेविटी लाइन, जी जो हाफलोंग, जो फिलहाल जो हम लोग को बोराइल से जितना भी जो हम लोग को सोर्सेस है, वो सब हम लोग को ग्रेविटी लाइन की, जब वहां सूख जाता है तो उसका असर पूरा हाफलोंग में आता है। और फिलहाल हम लोग का जो पंपिंग जो सोर्स है, पंपिंग सोर्स के उधर भी पानी सूख रहा है, क्योंकि देखिए उधर ह्यूज स्ट्रेच ऑफ लैंड और डिफोरेस्टेशन हो गया है। तो डिफोरेस्टेशन की वजह है जूमिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो हम लोग उसको रुकाने के भी नहीं चाहिए। तो इसमें बहुत सारा कदम, मेरा मैं एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। जी कुछ एफोरेस्टेशन की क्षेत्र में जो जी वहाँ का सर जी, बासिंदा लोग, उन निर्मल लोग जी को आपने कैसे काफ़ी बेनिफिट मिले। महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और आप जो सुझाव देना चाहते हैं हम थोड़ा रुक कर उस पर बात करेंगे कि इसका आखिर समाधान कैसे हो। फिलहाल गैंगटॉक से हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी हमसे जुड़ चुके हैं, और प्रकाश से जानना चाहेंगे कि जो स्थिति गैंगटॉक लोग आज झेल रहे हैं, जिस स्थिति से दो चार हो रहे हैं, उसके बारे में वो बताएं कि इस समय गैंगटॉक में क्या हालात हैं, पानी की किल्लत से लोगों की किस तरह की समस्याएं हो रही हैं। जी हाँ। और रविंद्र, जो गंगटोक का जो अभी का सिचुएशन है, वो दूसरे जगह के सिचुएशन से थोड़ा डिफरेंस है। गंगटोक में ऐसे ही पीने की पानी की कोई ऐसी बड़ी समस्या तो गंगटोक में नहीं है, मगर गंगटोक में जहाँ से पानी लाया जाता है पीने पानी के लिए, जो रातेचू रिवर है, गंगटोक से लगभग 12 किलोमीटर दूर में एक पहाड़ी जगह पर, वहाँ पर यहाँ लोकल भाषा में उसका हाँस पोखरी भी बोला जाता है, और मेमेंचो लेक भी है वहाँ पर, तामजे लेक भी है। उस लेक से पानी रातेचू रिवर से लाके गंगटोक में सप्लाई किया जाता है। मगर जिस तरह से इस बार सिक्किम में बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से जो सोर्स है, सोर्स के सामने एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, और जो विजुअल में आप देख रहे हैं वहाँ पर कितनी बड़ी बारिश भी हो रही है। तो इसकी वजह से, वहाँ लैंडस्लाइड होने की वजह से, जो सोर्स के सामने जो पाइप थे सभी पाइप टूट गए। तो अभी वहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट पाइप लगाने की काम कर रही है। 4 दिन से अभी गंगटोक में पानी का दिक्कत तो है, मगर आज थोड़ी कुछ राहत देने की काम पीएचई डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड ने किया। कहीं सोर्स से पानी लाके टैंकर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रयास तो की, मगर गंगटोक का जो पॉपुलेशन है और अभी जिस तरह का टूरिस्ट सीजन है, वो कम पानी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से जो वितरण किया जा रहा है, उससे गंगटोक के लोगों को जो समस्या है वो हल होने वाला नहीं है। मगर 2-4 दिन में, आज जो पीएचई डिपार्टमेंट ने अभी भी बताया है कि 2 दिन के बाद रेस्टोर हो जाएगा, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन एक होना जरूरी है, क्योंकि गंगटोक में पानी लाने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स से पानी लाया जाता है। तो सभी का ये मांग है, क्योंकि वहां पर जो स्नोफॉल भी ज्यादा होता है, तो स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से भी कभी कभी पानी वहां जम जाते हैं, तो लोगों को दिक्कत होती है। तो बारिश के समय वहां पर ज्यादा बारिश होता है, तो लैंडस्लाइड की वजह से भी कभी कभी समस्या उत्पन्न होती है। ये तो दूसरी वैकल्पिक सोर्स का भी ढूंढना गंगटोक के लिए जरूरी हो गया है। कहीं दूसरे सोर्स से भी पानी ला के गंगटोक को डिस्ट्रीब्यूशन करे, और एक बड़ा प्रोजेक्ट इसको ऊपर काम करना अभी पीएचई डिपार्टमेंट को सोचना होगा। जी मगर साल में 2 या 3 बार ऐसी दिक्कतें गंगटोक में आती है, कभी विंटर की सीजन में ज्यादा स्नोफॉल की वजह से, और समर की सीजन में ज्यादा बारिश की वजह से इससे समस्या गंगटोक के लोगों को कभी कभी झेलना पड़ता है। जी प्रकाश, हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या से दो चार हो रहे हैं सिक्किम के लोग, खास करके गंगटोक और आसपास के शहरों के लोग। लेकिन जहाँ तक सवाल है
रातेचू नदी से जो पानी लाया जा रहा है और पाइपलाइन फटने का, तो ये कमीशन हुआ था 1968 में, काफ़ी पुराना है, शुरुआत जब हुआ। और जो तामजे लेक है जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर पिछले साल भी बर्फ़ जम गया था और पूरे पाइपलाइन में बर्फ़ जम जाने से कई दिनों तक लोगों को दिक्कतें हुई और उस वक्त भी तत्काल सुविधा करनी पड़ी थी प्रशासन को। ये हालात कमोबेश हर साल देखने को मिलते हैं और आपने कहा कि साल में 1-2 बार ऐसा हो जाता है, तो क्यों नहीं वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सरकार इस पर बात करती है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभी तक कोई जागरूकता वहाँ पर नहीं लाया गया, जबकि साल भर सिक्किम में बारिश होती है। जी हाँ, जो आपने ये रातेश्वर रिवर का प्रोजेक्ट के बारे में बोला, ये बहुत बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, मगर 2-3 साल पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से फिर वहाँ पर पाइपलाइन लगाया गया था। तो गंगटोक में पानी का जो सप्लाई है वो इतना डिस्टर्बेंस नहीं है, मगर जो बारिश और स्नोफॉल की वजह से डिस्टर्ब होता है। तो वैकल्पिक उपाय खोजना होगा इसके लिए। और गंगटोक से आप देखिए तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी में बहुत सारे लेक हैं और 40 किलोमीटर की दूरी में छांगू लेक भी है। तो छांगू लेक की ओर से भी एक वैकल्पिक उपाय राज्य सरकार या पीएचई डिपार्टमेंट करे तो ये समस्या का हल हो सकता है। और आपने जो रेन हार्वेस्टिंग का जो बात आपने बोला, सिक्किम में जो रूरल एरिया है वहाँ पर राज्य सरकार ने पहले एक स्कीम चलाया था ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, वो था धारा विकास योजना। जो पानी का जो सोर्स है उस सोर्स का डेवलप करना, उससे जो गांव के समस्या का बहुत हल हुआ था। मगर जिस तरह से गंगटोक का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जिस तरह का टूरिस्ट का फ्लो गंगटोक में है, और इस सीजन में गंगटोक में बहुत सारा ज्यादा टूरिस्ट होता है और विंटर के सीजन में भी टूरिस्ट की संख्या ज्यादा होता है। तो लोकल लोग, स्थानीय लोग और टूरिस्ट का होने से पॉपुलेशन जब डबल हो जाता है, डबल लोगों को जी पानी का सप्लाई मुहैया करना पड़ता है, तब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो इसके लिए राज्य सरकार और पीएचई डिपार्टमेंट को एक वैकल्पिक सोर्स का पता लगा आने वाले दिनों में सरकार को कोई एक नीति बनानी होगी। प्रकाश, हम समझ सकते हैं कि सिक्किम के लोग जिस समस्या से दो चार हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को आज नहीं तो कल जल्द से जल्द कदम उठाने ही पड़ेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। पानी की किल्लत पूर्वोत्तर के कई इलाके झेल रहे हैं और इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं असम के डिमा हसाओ जिले की, जहां पर पिछले 3 महीनों से हाफलंग में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है और वहां के लोग इस समस्या से भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। एडीएसयू ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन के उत्तम लांगठासा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम, आप प्रशासन के इंतजाम से आप कितना संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी हालात हैं हाफलंग के उस पर? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यानी कि ऑल डिमासा स्टूडेंट को यहाँ पे आप लोग ने आपका शो में आपको बुलाया बोलकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। हाफलंग में एक बहुत बड़ा समस्या है पानी को लेके। जैसे आपने खुद बोला कि 3 महीने से यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो जितना मेरा जानकारी है, हाफलंग टाउन में 35 से लेके 40 हजार तक आदमी पॉपुलेशन है यहाँ पे, और वहाँ पे पानी का सोर्स 5 जगह से पानी आता है, और वहाँ पे 3 है आपका ग्रेविटी लाइन और 2 है आपका पंपिंग लाइन। तो और आज का डेट में मेरा जानकारी जितना है, आज एक ही पंपिंग लाइन से पानी आया है, जो कि पूरे शहर के लिए, पूरा हाफलंग टाउन के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होता है हम लोग के लिए। तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सोर्स जो है पानी का, वो पूरी तरीके से खत्म, सूख चुका है, पानी नहीं आ रहा है। फिर भी 1-2 गांवों के बारे में मैं बोलूंगा आपको, दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा और गवर्नमेंट को भी ये प्रेस करना चाहूंगा कि एक टोपोडिसा बोल के एक गांव है, जहां से
कम से कम 3 या 4 हजार लोग उसी का पानी का निर्भर से रहता है। फिर भी आज दुर्भाग्य का बात है कि वहां का पानी भी सूख चुका है। फिर भी वहां पे एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि वहां से जो भी सोर्स होता है वो अभी तक इतना अच्छे तरीके से वहां पे कुछ अभी तक ऐसा स्टोरेज टैंक अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं डिपार्टमेंट बनाया आपको है। लगता है तो उत्तम उसके बारे में भी मैंने जी काफी लोगों से भी बात की। उत्तम, क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लाचार है? क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये कहा गया है कि आप बारिश का इंतजार कीजिए और डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, बारिश के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। ये भी बात सामने आई है कि डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो बजट तय किया गया है वो जो बजट है उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। तो डिपार्टमेंट और सरकार या काउंसिल उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो इंजीनियर ने भी पहले एक उसका मीडिया से मैंने एक मिला है कि बारिश को निर्भर करके ही अभी इसका सोर्स हो सकता है। लेकिन ये मेरा ख्याल से अगर हाफलोंग ऐसे शहर में पानी पीची का पाइपलाइन सभी का घर में अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इसीलिए हाफलोंग शहर का आदमी लोग क्या करता है, एक अपना कुआं से है अपना पर्सनल पाइपलाइन से हो पानी वो लोग निकाल के अपने घर में लोग लेके आता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गांव है जहां पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैंने टोकोटिसा गांव बोला था, वहां पे आपका बजट का जितना एनुअल बजट है उसी पैसा से बना सकता है, और अगर बना भी लिया तो अगर कम से कम 3-4 हजार आदमी लोग को राहत मिलेगा शायद। इसलिए मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से अगर बारिश के अलावा अगर लोग प्लान करता है तो शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो सकता है। बारिश के अलावा दूसरी योजनाएं भी चलाई जा सकती है। पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर नहीं रहकर और विकल्प के ऊपर भी काम कर सकते हैं। निर्मल आपके पास आएंगे, आप कुछ सुझाव भी देना चाहते थे। जी, आप सुझाव भी देना चाहते थे निर्मल। अब क्या यहाँ पर जल जीवन मिशन जैसा स्कीम काम नहीं करता है? क्या इलाका इतना दुर्गम है? क्या दूसरे विकल्प नहीं हैं? और आपके सुझाव क्या हैं? हाल ही में आप देखा है ये जो JJM जो जल जीवन काफी स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें देखिए वो गांव लेवल की है और हम लोग खास आज हाफलोंग शहर के लिए बात कर रहे हैं। तो हाफलोंग जैसे शहर के लिए पानी की सोर्स एक तो मैं बोला है ग्रेविटी, जो बराइल पहाड़ से जो उसकी सोर्स है, उसमें देखिए बहुत सारा गांव है उस एंटायर उस कैचमेंट एरियाज जहां में बहुत बड़ी माध्यम से आपको जूम प्लांटेशन हो, एग्रीकल्चर हो, खासतौर पर आपको जिंजर्स प्लांटेशन से होता। आपको मालूम है जब जिंजर प्लांटेशन होता है वो पूरा जंगल खाली हो जाता। तो जब तक हम लोग इस एरिया में एफोरेस्टेशन का काम नहीं करेगा तब तक हम लोग का ये ग्रेविटी लाइन हम लोग का धीरे धीरे और सूखने जा रहा है। बारिश की सिर्फ माध्यम से अगर सोर्स ऑफ वाटर अगर होता है तो बारिश की पानी भी ट्रैप होना चाहिए। तो इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेना जरूरी है। सिर्फ PHE के हाथों में छोड़ देने से नहीं, हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सॉइल कंजर्वेशन है, और जो गांव लोग वहां उस बाशिंदा लोग, उन लोग को हम लोग जो मोनिटाइज ये जो अगर एफोरेस्टेशन होगा मोनिटाइज कैसा कर सकेगा, ये एक सवाल। दूसरी हो गया हम लोग का और भी एक सोर्स है जो दिहामलाई सबसे आज के दिन में अगर सबसे फ्रेश वाटर अगर हाफलोंग दिमा असम में, तो मैं समझता हूँ दिहामलाई और ये आपको देलाइमा जो दो नदी के संगम होता है। हम लोग का एक प्लान था, मैं अपना घोषणा पत्र में भी रखा है जी, अगर हम लोग का सरकार बनता है तो वहां पे हम लोग डैमिंग करेगा ये परमानेंट, क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल वाटर हम लोग स्टोरेज के बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां जैसा जो ज्योग्राफिकल जो उसकी फीचर है उसमें हम लोग एक डैम बना सकता है। वो मल्टीपर्पज डैम होगा, एक पावर जनरेशन प्लस ड्रिंकिंग वाटर, वो वाटर सोर्स के लिए एक बड़ा रिजर्वायर बन सके। उसमें ज्यादा 20-25 किलोमीटर के दूरी में होगा हाफलोंग से। तो एक वो हो गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये बराइल के ऊपर हम लोग अगर डिपेंड करते, ये जब तक अगर हम लोग ये
डिफॉरेस्टेशन अगर रोक नहीं पाएगा जी, तो ये सोर्स आने वाला दिन में सुखने जा रहा है। दो महत्वपूर्ण सुझाव निर्मल आपने दिए हैं और इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन दो महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं वो आपको बता दें कि निर्मल ने क्या कहा। एक तो उन्होंने कहा कि मोनेटाइज्ड फॉरेस्टेशन होना चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा कि वाटर स्टोरेज, और जिसकी वो पहले भी बात कर चुके हैं। इस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आगे भी इस तरह की समस्या को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।